डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। टू थ्योरीज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। वन इज कोलिजन थ्योरी, अनदर इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। व्हाट इज कोलिजन थ्योरी? जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करेंगे तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, reactants must collide to get converted into product। जब तक रिएक्टेंट कोलाइड नहीं करेंगे तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। लेकिन सभी कोलिजन प्रोडक्ट नहीं देते, तो हम कोलिजन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इफेक्टिव, इनइफेक्टिव कोलिजन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कोलिजन हमें प्रोडक्ट देगा उसे हम कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन। जो कोलिजन हमें प्रोडक्ट नहीं देगा उसे हम कहेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन। अब ऐसी कौन सी चीज है जो ये डिसाइड करती है कोलिजन इफेक्टिव होगा या फिर इनइफेक्टिव होगा? फैक्टर्स which decide collision to be effective। एक फैक्टर है एनर्जी फैक्टर। कोई भी रिएक्टेंट तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जब उसके पास एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी होगी। अगर ये एनर्जी उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमें चॉकलेट परचेज करनी हो जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज है। अगर हमारे पास मिनिमम 100 होंगे तभी हम उसको परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मिनिमम कंडीशन है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट्स must have certain minimum energy। जिसे हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर ये एनर्जी अवेलेबल है तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, अदरवाइज वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। दूसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन का मीनिंग है डायरेक्शन। अगर कोलिजन की डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट्स हैं उनको कोलाइड करना चाहिए विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। हमें चॉकलेट परचेज करनी है, हम ऐसी शॉप पर पहुंच गए जहां पर चॉकलेट है ही नहीं, तो हम क्या परचेज कर पाएंगे? तो इसका मीनिंग वहां पर ओरिएंटेशन हमारा प्रॉपर नहीं। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एनर्जी कंडीशन भी और ओरिएंटेशन कंडीशन भी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है।
अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड कोलाइड करेंगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? देखो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पैटर्न है वो क्या है, कार्बन के बोथ साइड ऑक्सीजन है, तो यहां पर ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका रीजन क्या है, यहां पर जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, इम्प्रॉपर है। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है, अदरवाइज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर? यहां पर हम एक टर्म भी यूज करते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सेकंड थ्योरी हम स्टडी करने जा रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर अपनी एनर्जी को इंटरचेंज करते हैं। इस प्रोसेस में कुछ रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड को अचीव कर लेगी। जब वो थ्रेशोल्ड को अचीव कर लेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये हाईली अनस्टेबल है, इसलिए इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग रिएक्टेंट जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करते हैं वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो हाईली अनस्टेबल स्पीसीज हैं। जैसे ही वो बनेगी इमीडिएटली हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस reactants during collision achieve threshold energy and form activated complex which is highly unstable, so immediately get converted into product। तो रिएक्टेंट तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ना बने। इसको हम एक ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम ले रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, और यहां पर हम ले रहे हैं वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ड्यूरिंग कोलिजन किसी की एनर्जी कम होगी, किसी की एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करेंगे क्या बना रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। जैसे ही कोलिजन के टाइम या किसी भी तरीके से इन्होंने थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव कर लिया तो ये क्या बना रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल है, तो इमीडिएटली किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ए बी को हम यहां पर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पीक से जो एनर्जी बिलोंग कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है,
थ्रेशोल्ड को अचीव करने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको मैं यहां पर EA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसे हम क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। तो EA हमारे लिए है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो इसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां पर जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को कितना एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? द मिनिमम एनर्जी possessed by reactants to get converted into product। ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। क्लियर? तो एक्टिवेशन एनर्जी हम रिलेट भी कर सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, नोट भी कर सकते हैं। इट इज एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और टू अचीव थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर? अगर हमें इस टाइप का कोई भी ग्राफ दिया हो, हम कैसे डिसाइड करेंगे प्रोसेस एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक? अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो आपको देखना है ये तो रिएक्टेंट से बिलोंग कर रहा है और ये प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहा है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी तो उस केस में एनर्जी रिलीज होगी, मींस प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, ऊपर की ओर एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये हाइट हम देखेंगे, ये हाइट हम देखेंगे। अगर प्रोडक्ट वाली हाइट रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, इसका मीनिंग प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या है? ज्यादा है। इसका मीनिंग उसको एनर्जी का गेन करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में अगर एनर्जी का गेन हुआ तो ये क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एनर्जी हाइट को हम कंपेयर कर डिसाइड कर सकते हैं प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हो सकता है आपको फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी दी हो। अगर बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से ज्यादा है, ये बैकवर्ड जो बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर ये फॉरवर्ड से ज्यादा है तो प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है तो एंडोथर्मिक। तो ग्राफिकली हम ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। डेल एच की वैल्यू निकालनी हो तो यहां पर डिफरेंस ले लें। ऐसे यहां पर भी हम जो भी वैल्यू हाइट के अकॉर्डिंग मिली है वो डिफरेंस ले लें। अगर प्रोसेस एक्सो है तो साइन हमें क्या रखना है? नेगेटिव। एंडो है तो पॉजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज होगी। इसका मीनिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है, मींस एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है। जितने कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे, और जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ऐसे कोलिजन इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है।
तो हम क्या कह सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द एक्टिवेशन एनर्जी decreases as energy of reactants increases. As a result, number of effective collision per unit volume per unit time increases. As a result, rate constant increases. प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया है कि जब हम टेम्परेचर 10 केल्विन इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन मींस रेट कांस्टेंट 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 केल्विन, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर हम कहें रेट कांस्टेंट becomes 2 to 3 times। इसका रीजन क्या है? बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स becomes 2 to 3 times। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं के टी प्लस 10 अपॉन के टी। इसका मीनिंग क्या है? रेट कांस्टेंट एट टी केल्विन, ये क्या है? रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 केल्विन। इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है और इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। ये हमें बता रहा है अगर हम टेम्परेचर 10 केल्विन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितने टाइम्स हो जाएगी। ग्राफिकली हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्टडी की थी। यहां पर हम लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहां पर हम लेंगे एनर्जी। ऐसे मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे जिनकी एनर्जी बहुत कम होगी और जीरो वाले तो जीरो ही होंगे। बहुत ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी क्या होंगे? बहुत कम होंगे। अब हम टेम्परेचर 10 केल्विन इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम टेम्परेचर 10 केल्विन इंक्रीज करेंगे तो उस केस में जो पीक है वो छोटा हो जाएगा। दोनों कर्व के अंडर जो ओवरऑल एरिया होगा वो सेम होगा, क्योंकि यहां पर जो ये एरिया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो यहां पर दोनों केस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसे हम कह रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करेंगे वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, बाकी सभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कोलिजन थ्योरी में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक ओरिएंटेशन फैक्टर और एक एनर्जी फैक्टर। जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट
नहीं हो पाते। तो यहां पर टी केल्विन पर हम इस एरिया को कवर कर रहे थे। T+10 केल्विन पर जो एरिया होगा वो ये होगा। ये इसके कंपैरिजन में क्या है, 2 से 3 टाइम्स है। इसका मीनिंग जो नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन है वो क्या हो रहे हैं, 2 to 3 टाइम्स हो रहे हैं। अगर हम मैथमेटिकली देखें, जब हम टेम्परेचर 10 केल्विन इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर 10 केल्विन इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। कितना इंक्रीज होगी, मान लीजिए करंट टेम्परेचर 300 केल्विन है, अब हमने उसको 310 कर दिया, तो परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 10/300 इंटू 100, ये 3.3% आ रहा है। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मीनिंग काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज होगा वो भी क्या होगा, 3.3% ही होगा। स्पीड में कितना इंक्रीज होगा, स्पीड क्या होगी, रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप पढ़ते हैं हाफ ऑफ mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो v क्या होगा, रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अप्रोक्सीमेटली इसको फॉर कर लें, इसका मीनिंग स्पीड में 2% का इंक्रीज हो रहा है। अब देखो जब पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो वो बोथ साइड से आ रहे हैं। अगर इधर से भी 2% स्पीड इंक्रीज हुई है, इधर से भी 2% स्पीड इंक्रीज हुई है, तो आप ये कह सकते हैं जो कोलिजन है उसमें 4% का इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो एज ए रिजल्ट जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी वो 4% इंक्रीज हो रही है। इसका मीनिंग रेट कांस्टेंट भी 4% इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट 2 to 3 टाइम्स हो रहा है। तो यहां पर जो इंक्रीज हो रहा है वो 100% या उससे भी ज्यादा का हो रहा है। ऐसा तभी हो सकता है जब ऐसे मॉलिक्यूल 2 से 3 टाइम्स हो जाएं जो एनर्जी कंडीशन और ओरिएंटेशन फैक्टर दोनों को क्या करें, सेटिस्फाई करें। क्लियर। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं यूजिंग इक्वेशन गिवन बाय अरेनियस। इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अरेनियस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, रेट कांस्टेंट इक्वल टू a इंटू ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ए यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये हमें किस चीज के बारे में बता रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन with proper orientation per unit time per unit volume। इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। ये यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यहां पर गैस कांस्टेंट है, टी यहां पर केल्विन टेम्परेचर। इसका यूज कर हम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमें क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल
satisfy energy requirement. इसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं? जो रेट कांस्टेंट है या रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट कांस्टेंट को। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, एनर्जी फैक्टर और दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। इन दोनों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर जो एनर्जी फैक्टर है उसको हम रिलेट कर सकते हैं e पावर माइनस EA बाय RT। ये हमें बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच सेटिस्फाई एनर्जी। ये एनर्जी फैक्टर से रिलेटेड। तो रेट कांस्टेंट एक तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओरिएंटेशन फैक्टर को हम क्या कहेंगे यहां पर? P। P यहां पर क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। दिस इज सेकंड फैक्टर। तो रेट कांस्टेंट इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, K प्रोपोर्शनल टू ओरिएंटेशन फैक्टर एंड एनर्जी फैक्टर। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हम हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहां पर कांस्टेंट क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम यहां पर जेड सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड इंटू पी। इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर और पी एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये हमें फाइनल रिलेशनशिप मिल रही है। क्लियर? तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, एक एनर्जी फैक्टर और दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। एनर्जी फैक्टर में हम कंसिडर कर रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच सेटिस्फाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। ओरिएंटेशन फैक्टर में हम कंसिडर कर रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं, तो यहां पर जो कोलिजन हो रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया हुआ है तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, जिसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को लिया। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये हमें क्या बता रहा है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मीनिंग है
number of collisions with proper orientation. Clear? अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे चेंज होगी, उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसे भी हम क्या कहेंगे, आर्रीनियस इक्वेशन, क्योंकि हम इसको आर्रीनियस इक्वेशन से डिराइव करते हैं। इसकी डेरिवेशन हम करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि क्या है, a इंटू ई पावर माइनस ई ए बाय आर। अगर हम बोथ साइड नेचुरल लॉग लें तो हमें ये मिलेगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होगा, 1। इसका मीनिंग हम इस पे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ के इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई अपॉन आर टी। अब हम नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से। अब पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दें। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। यहां पर हम मुझे ये बेस 10 लॉग की फॉर्म में चाहिए थी तो उसी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। एट टेम्परेचर T1, इक्वेशन 1 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, log K1 log A माइनस ए अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1। इसको इक्वेशन 2 हम अज्यूम कर लें। ऐसे ही टेम्परेचर T2 पर इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं log K2 log A माइनस ए अपॉन 2.303 R इंटू 1/T2। इसको इक्वेशन 3 हम अज्यूम करें। फ्रीक्वेंसी फैक्टर हमें बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते हैं नॉर्मली, इसलिए हमने उसके सेम रखा। अब आप क्या करें, इक्वेशन 3 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, log K2 माइनस log K1। log A से log A क्या हो जाएगा, कैंसिल। जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके अंदर अगर नेगेटिव साइन है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो A अपॉन 2.303 R 1/T1, ये माइनस का माइनस रहेगा क्योंकि इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो अगर आप देखें यहाँ पर भी EA/2.303 आ रहा है, यहाँ पर भी है, ये हम कॉमन ले लेते हैं तो 1/T1 माइनस 1/T2। log A माइनस log B क्या होता है, log A/B। तो इसको हम उस फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये
इक्वेशन को हम कहेंगे आर्रहीनियस इक्वेशन, और इस इक्वेशन का यूज कर हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर। आपको K1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी पता होनी चाहिए, T1 और T2 के बारे में पता होना चाहिए। T1 और T2 की जो वैल्यू है वो हम केल्विन में पुट करेंगे। R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर आप एनर्जी को कैलोरी की फॉर्म में ले रहे हैं तो R की वैल्यू हम लेंगे 2 कैलोरी। अगर आप जूल की फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं तो हम वैल्यू पुट करेंगे 8.314। किलो जूल की फॉर्म में ले रहे हैं तो हम लेंगे 8.314 इंटू 10⁻⁻³ किलो। तो यहां पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए हमें ये चीज ध्यान रखें। क्लियर? ग्राफ क्या बनेगा? लॉग रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/t। अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, लॉग के 1/t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो इसका हम कंपैरिजन करेंगे y = mx + c के साथ। x एक्सिस के अलॉन्ग आपको 1/t चाहिए, तो स्लोप कितना आ रहा है इसका? -EA/2.303 और इंटरसेप्ट क्या है? log a। क्योंकि यहां पर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन कैसी आनी चाहिए? डाउनवर्ड्स। तो यहां पर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1/t ले रहे हैं और y के अलॉन्ग हम ले रहे हैं log के। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या है? log a। स्लोप नेगेटिव है तो लाइन कैसी आनी चाहिए? डाउनवर्ड आनी चाहिए, और यहां पर स्लोप क्या होगा? -a/2.303। अगर बेस 10 वाला लॉग ना हो, नेचुरल लॉग हो, तो उस केस में स्लोप क्या होगा? उस केस में स्लोप होगा -EA/r। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो हम ग्राफ देख रहे हैं वो नेचुरल लॉग वाला देख रहे हैं या फिर बेस 10 वाला देख रहे हैं। क्लियर?